तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व, जाति और वर्ग। तो गाइज, इसके मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करूंगी आज, क्योंकि गाइज देखो, आपके एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, है ना? तो आपको एमसीक्यूज को भी साथ साथ में प्रिपेयर करना होगा। तो गाइज, इसके लिए मैं एक सीरीज लेकर आई हूँ, जिसमें हम लोग एक महीने के अंदर में, लाइक आप लोग का 12 दिसंबर से प्री बोर्ड स्टार्ट है, उस टाइम तक गाइज हम लोग सारे चैप्टर्स की जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इसको कवर अप करेंगे। ठीक है गाइज, ताकि एग्जाम टाइम में जो आपके 20 नंबर के एमसीक्यूज आ रहे हैं उसमें आप लोग गलती करके ना हो। क्योंकि देखो, यहाँ पे तो अगर आपको देखो 1 नंबर मिलेगा तो आपको 1 नंबर जाएगा, है ना? तो एमसीक्यूज को भी साथ में पढ़ना जरूरी है। तो मैं आपकी यही मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको हर चैप्टर के ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू, आपका प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड हो, उसके बेसिस पे आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को प्रोवाइड कर दूं, ताकि गाइज आपको देखो फालतू ना पढ़ना पड़े। जितना आपको एग्जाम में आता है आप उतना ही पढ़ो। क्योंकि देखो, अगर बुक में आप लोग देखोगे तो हर एक लाइन से 4 एमसीक्यूज बन जाएंगे, बट जो आपके प्रीवियस ईयर प्री बोर्ड्स में आ रखे हैं या बोर्ड में आ रखे हैं, वो मैं आपको एमसीक्यूज यहाँ पे कराने वाली हूँ। तो गाइज, आज की वीडियो में आपके साथ जो प्री बोर्ड में लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स जो भी आपके एमसीक्यूज आए हैं उसको मैं डिस्कस करूंगी। देखो गाइज, आपके अगर आप लोग देखो, आपके हिस्ट्री में 12-15 चैप्टर्स हैं, है ना? 12-13 चैप्टर्स है। तो अगर आप लोग देखो तो आपकी जो फर्स्ट बुक है ना गाइज, इसमें से कम आपके हर चैप्टर में से 2-2 एमसीक्यूज आएंगे। चाहे वो हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे वो राजा किसानो नगर हो, बंधुत्व जाति वर्ग हो, या तो गाइज आप लोगों का विचारक विश्वास इमारतें हो। तो गाइज, जो आपकी फर्स्ट बुक है उसमें से आपकी 8 एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो देखो, इस पे आपको फोकस करना है। क्यों फोकस करना है फर्स्ट वाली बुक पे? क्योंकि देखो, अगर आप लोग हर चैप्टर से 2-2 एमसीक्यूज भी टैकल कर पाओगे तो देखो 8 नंबर तो ही हो गए आपके। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता के सारे एमसीक्यूज डिटेल में बता चुकी हूँ आपको, जो भी आपके ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू प्री बोर्ड के उससे इंपॉर्टेंट थे। उसके अलावा गाइज आपको मैं राजा किसानो नगर उसके भी एमसीक्यूज दे चुकी हूँ। तो अगर आप लोग को वो एमसीक्यूज चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें भी देखते हैं क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट है। तो जरा देखो, आप लोग इस चैप्टर में क्या पढ़कर आए हो। अगर आप लोगों को पढ़कर आए हो इस चैप्टर में, तो आप लोग एक तो महाभारत के बारे में आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा, है ना? महाभारत, वर्ग क्या होता है, जाति क्या होता है, परिवार क्या होता है ना? विवाह से रिलेटेड चीजें पढ़ी होंगी, है ना? उसके अलावा आपने सातवाहन के बारे में, कुषाणों के बारे में पढ़ा होगा। उसके अलावा आपने पांडवों कौरव के बारे में पढ़ा होगा, है ना? तो जिन बच्चों ने पढ़ा होगा ये चैप्टर, उसको तो पता है कि चैप्टर में क्या है। बट गाइस, जिन बच्चों ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग पहले जाके बुक रीड करो, क्योंकि बिना बुक रीड करे आपको एमसीक्यू समझ नहीं आएंगे। आप सोचो कि आप लोग एमसीक्यू को रट्टा मार के चले जाओगे तो नहीं जा पाओगे, 12th क्लास के बच्चे हो गाइस। क्योंकि यहाँ पे क्या है, लाइक छोटी क्लास में तो हो नहीं कि जितने आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन होंगे वही आएंगे, है ना? ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको इसके लिए बुक पढ़ना पड़ेगा अगर आपको बीच के एमसीक्यूज को या तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को टैकल करना है। तो एक बार आप लोग बुक पढ़ो। बुक पढ़ने के बाद एक बार इसके नोट्स पर अपने आप बनाओ, उसको पढ़ो। उसके बाद आप लोग एमसीक्यू इसको करना। ठीक है, डायरेक्ट एमसीक्यू उठा के मत करना, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख तो सकते हो। हाँ, एग्जाम टाइम में आप लोग को फ्री टाइम रहे तो आप लोग देखते रहो, क्योंकि ना देखने से भी चीजें याद होती है कई सारी। लाइक आपको जो टाइम आप लोग इंस्टा पे वेस्ट करते हो, फेसबुक पे वेस्ट करते हो, उसी टाइम को आप लोग यहाँ पे यूज करो। लाइक आधा घंटा 1 घंटे का लेक्चर ही होता है, तो यहाँ पे यूज करा करो। तो देखो गाइस, अब हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बीएस सुथांकर कौन थे? तो देखो गाइस, बीएस सुथांकर कौन से, आपका एक क्वेश्चन है। फर्स्ट आपका ऑप्शन है संस्कृत के विद्वान, ऑप्शन नंबर बी तमिल के विद्वान, ऑप्शन नंबर सी कन्नड़ के विद्वान, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई, जो बीएस सुथांकर थे ना, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। क्या थे? संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। और इनको क्या काम दिया गया था गाइस? महाभारत को दोबारा से, क्या, महाभारत को दोबारा से पुनः रचना करने के लिए, मतलब कि इसको दोबारा से, मतलब चेंज करने के लिए इनका काम दिया गया था। क्योंकि देखो, महाभारत बहुत बड़ी थी, उसको छोटा करना, उसका काम इनको दिया गया था। किसको? वीएस सुथांकर को। उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कितने वर्ष लगे? तो भाई, समालोचनात्मक संस्करण क्या होता है? देखो, आपको पता है जो हमारी महाभारत थी ना, वो बहुत सारी 22, क्या आप लगा लो, अलग अलग लैंग्वेज में 22 बुक्स इसके लिए बनी हुई है। किसकी? महाभारत की। तो देखो, जो वी एस सुथांकर ने, उन्होंने क्या काम करा, एक बुक बनाई महाभारत की। उसमें उन्होंने जितनी भी महाभारत की बुक लिखी गई थी सारी उठाई, उसमें से जो जो कॉमन था उसको निकाल के एक जगह लिख लिया। क्योंकि देखो, महाभारत की जो बुक थी बहुत बड़ी थी, इतना ज्यादा पढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इसके लिए इसको क्या किया गया, दोबारा से देखा गया उस बुक को, और उसको समालोचनात्मक संस्करण किया गया, मतलब उसको दोबारा से रिव्यू करके दोबारा से लिखा नहीं गया,
सिर्फ जो लिखा गया था उसको, जो कॉमन था उसको एक जगह कर दिया गया। ठीक है गाइस। तो आपसे पूछ रहा है जब इसका संस्करण तैयार किया गया, यानी कि महाभारत को जब दोबारा से देखा गया, क्या, जब महाभारत को दोबारा से देखा गया तो आपसे पूछ रहा है कि उसमें कितने समय लगा। तो देखो ऑप्शन नंबर है 41 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 47 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है आपका 49 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1947, वो सॉरी 47। तो गाइस संस्करण मतलब महाभारत को दोबारा से रिव्यू करना और एक दोबारा से बुक बनाना, उसको बनाने में कितना टाइम लग गया था, 47 वर्ष लग गए थे। कितने लग गए थे गाइस, 47 वर्ष। और ये काम किसको दिया गया था, बीएस सुथांकर को दिया गया था। किसको दिया गया था, बीएस सुथांकर को। उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्दों का प्रयोग के लिए डैश के लिए क्या रहता है, मतलब जो कुल शब्द का प्रयोग है, यानी देखो कुल क्या होता है, आप किस कुल में जन्म लिए हो, जैसे कि आप क्षत्रिय समाज में जन्म लिए, है ना, कि आप ब्राह्मण समाज में जन्म लिए, या तो आप किस जाति में जन्म लिए। तो जो कुल शब्द होता है वो किसके लिए प्रयोग करते हैं। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है स्थान, ऑप्शन नंबर बी है जाति, ऑप्शन नंबर सी है परिवार और ऑप्शन नंबर डी है समुदाय। तो गाइस संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं, जाति के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं गाइस, जाति के लिए, सॉरी परिवार के लिए। किसके लिए करते हैं गाइस, कुल परिवार के लिए। तो आप बोलते हो ना कि मैं इस कुल का हूं, यानी कि उस परिवार का हूं, है ना। तो कुल क्या होता है, परिवार। अब जिस परिवार से बिलोंग करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुल बोलते हैं संस्कृत में। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता से पुत्र फिर पपौत्र, पौत्र फिर पपौत्र को संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती है। तो आपसे पूछ रहा है कि पिता के बाद संपत्ति गाइस किसको दी जाती थी, पुत्र को, क्योंकि आपको पता है कि पहले के टाइम पे लड़की के पास अधिकार नहीं होता संपत्ति का। पिता के पास संपत्ति इसके पास जाती थी पुत्र के पास, पुत्र की संपत्ति उसके पुत्र के पास, उसकी संपत्ति उसके पुत्र के पास, ऐसे जाती थी। तो इस व्यवस्था को गाइस हम लोग क्या कहते हैं। तो गाइस ऑप्शन नंबर है आपका रूढ़िवादिता, ऑप्शन नंबर बी है मातृवंशिकता, ऑप्शन नंबर सी है पितृवंशिकता और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, पितृवंशिकता। यानी कि गाइस देखो जब पिता से पुत्र की जब संपत्ति की व्यवस्था चलती रहती है उसे क्या बोलते हैं, पितृवंशिकता। अगर गाइस यहाँ पे पिता की जगह माता लिखा होता, क्या लिखा होता, माता, तब इसको हम क्या बोलते हैं, मातृवंशिकता। बट गाइस इंडिया में आपको पता है कि पुरुष प्रधान समाज है, तो हमारे यहाँ पे शुरू से और आज भी पिता के पास संपत्ति किसके पास जाती है, पुत्र के पास। और इसी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं संस्कृत में, पितृवंशिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पितृवंशिकता। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडव और कौरव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण डैश में है। यानी देखो आपको पता है गाइस पांडवों और कौरवों के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, है ना। और कहाँ पे हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे हुआ था गाइस, कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था। और आपको पता है कि पांडव कितने थे, 5, और कौरव कितने थे, 100। तो आपको पता है गाइस पांडवों के साइड से कौन लड़ रहा था, कृष्ण जी थे, और कौरवों की साइड से सारा हस्तिनापुर, है ना, क्या था, पूरा हस्तिनापुर था। तो आपको पता है कि पांडव जीत गए थे इस युद्ध में और कौरव हार गए थे, जबकि कौरव कितने थे, 100। तभी वो लोग क्या हो गए, हार गए। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो इन दोनों की भूमि में जो झगड़ा हुआ था वो कौन सी बुक में लिखा गया है। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर बी है रामायण, ऑप्शन नंबर सी है महाभारत और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो पांडव और कौरव के बीच में जो भूमि की सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ था वो किस में लिखा गया है, महाभारत में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है, महाभारत में। तो गाइस आपको पता है कि महाभारत को 2 भाग में बांटते हैं। एक में तो जिसमें कृष्ण जी ने क्या दिया था, गीता को उपदेश दिया था। क्या दिया था, गीता को उपदेश दिया था। और किसको दिया था गाइस वो उपदेश, अर्जुन को दिया था। किसको दिया था, अर्जुन को दिया था। कहाँ पे दिया था, रणभूमि में दिया था। उसके अलावा गाइस दूसरी क्या है इसमें कहानी है, जिसमें बताया गया है कि जो महाभारत हुई थी क्यों हुई थी, है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है जो कौरव और पांडव है दोनों किस वंश से संबंधित है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए है गाइस कुरु, ऑप्शन नंबर बी है बज्जी, ऑप्शन नंबर सी है गढ़ और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस कौरव और पांडव किस वंश के थे, तो कुरु वंश के थे गाइस। कौन से वंश के थे, कुरु वंश के थे। और ये लोग कहाँ पे रूल करते थे, हस्तिनापुर में। कहाँ रूल करते थे, हस्तिनापुर में। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा को क्या कहते थे। यानी गाइस कोई बंदा है अगर वो अपने गोत्र से बाहर विवाह कर रहा है, क्या कर रहा है, अपने गोत्र से बाहर विवाह कर रहा है, तो उस प्रथा को हम लोग क्या बोलते हैं। तो गाइस देखो ऑप्शन नंबर है आपका बहिर्विवाह, ऑप्शन नंबर बी है अंतर्विवाह, ऑप्शन नंबर सी है गंधर्व विवाह और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जब कोई पर्सन अपने गोत्र से या अपनी जाति से बाहर शादी करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
बहिर्विवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहिर्विवाह। अगर कोई भी पर्सन अपने से बाहर की जाति में क्या करता है? शादी करता है। और जो अपनी ही जाति में शादी करता है, मतलब कि गोत्र के अंदर रह के शादी करता है, क्या? गोत्र के अंदर रह के शादी करता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर्विवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्विवाह। उसके अलावा गाइस गंधर्व विवाह क्या होता है? जब कोई किसी के साथ जबरदस्ती शादी करता है। क्या करता है? जबरदस्ती शादी करता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गंधर्व विवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंधर्व विवाह। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, गोत्र के अंदर विवाह करने की प्रथा क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, जो लोग गोत्र के अंदर विवाह करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर विवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर विवाह। ठीक है गाइस। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जय संहिता किसका पुराना नाम है? आपसे पूछ रहा है जो जय संहिता है किसका पुराना नाम है? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर बी है रामायण, ऑप्शन नंबर सी है महाभारत और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो जय संहिता किसका पुराना नाम है? तो गाइस महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। क्या है? जय संहिता। और ये किसने लिखी थी गाइस? वेद व्यास ने लिखी थी। किसने लिखी थी? महर्षि वेद व्यास ने लिखी थी। किसने लिखी थी? महर्षि वेद व्यास ने लिखी थी। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र कितने प्रकार के विवाह को स्वीकृति देते हैं? तो ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि कितने प्रकार के विवाह को स्वीकृति देते हैं। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 8 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस धर्म सूत्र में कितने प्रकार के विवाह लिखे हुए हैं? तो 8 तरीके के विवाह क्या लिखे गए हैं भाई? लिखे गए हैं। इसमें से 4 तो अच्छे माने जाते हैं, मतलब जो शुरू के 4 है वो विवाह अच्छे माने जाते हैं, जैसे कि अंतर विवाह हो गया, बहिर्विवाह हो गया। उसके अलावा गाइस 4 बुरे माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? 4 बुरे माने जाते हैं। ठीक है गाइस। उसके बाद देखो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मशास्त्र और धर्मशास्त्र के अनुसार कितने प्रकार के विवाह को सही माना जाता है? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि कितने प्रकार के विवाह को सही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है गाइस आप लोगों का 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 8 और ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों का इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका आप इसका आपको करेक्ट आंसर पता ही है। इसका करेक्ट आंसर क्या है गाइस आप लोगों का? 4। तो गाइस 4 तरीके के विवाह को क्या माना जाता है? अच्छा माना जाता है। क्या माना जाता है? अच्छा माना जाता है। ठीक है गाइस। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज को ऐसे पढ़ो गाइस, देखो ये सोच के मत पढ़ो कि आपको जाना है एग्जाम देने, ये सोच के पढ़ो कि आपको इससे नॉलेज कितनी मिल रही है। ठीक है, क्योंकि देखो पढ़ के पास तो हो ही जाओगे, पर सिर्फ पास होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग को नॉलेज कितनी है, क्योंकि देखो आगे आप लोग को बोर्ड मतलब बोर्ड का पेपर देना है। उसके बाद आप लोग को पता है कि आपके इसके बाद मतलब अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको वहाँ पे भी एग्जाम देना पड़ेगा। तो अगर आप लोग ज़्यादा मतलब सिर्फ ऊपर-ऊपर से पढ़ोगे तो वो दिक्कत होगा आपको, ठीक है? तो ज़्यादा ऊपर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा डीपली पढ़ोगे तभी काम चलेगा, ना तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मनुस्मृति का संकलन कब किया गया? यानी कि जो गाइस मनुस्मृति लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई थी। इसमें क्या बताए हुए हैं? नियम कानून बताए हुए हैं। क्या बनाए गए हैं? नियम कानून। समाज से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? समाज को चलाने के लिए। किसको चलाने के लिए? समाज को चलाने के लिए क्या लिखी गई थी? मनुस्मृति लिखी गई थी। तो आपसे पूछ रहा है कि कब लिखी गई थी, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर है आप लोगों का 200 बीसी से 200 ईडी तक, ऑप्शन नंबर बी है 300 बीसी से लेके 300 ईडी तक, ऑप्शन नंबर सी है 400 बीसी से लेके 400 ईडी तक और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, कोई बताएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है गाइस? क्योंकि देखो बताना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग सोचो सिर्फ कि मेरे पढ़ाने भर से हो जाएगा तो गाइस नहीं होगा, पढ़ना तो आप लोग को भी पड़ेगा, इस बात को तो मान के चलो। ठीक है गाइस। तो गाइस जो आप लोगों का नेक्स्ट इसका आंसर जो है वो है आपका 200 बीसी से लेके 200 एडी तक। तो गाइस जब मनुस्मृति लिखी गई थी कब लिखी गई थी? 200 एडी से लेके 200 200 बीसी से लेके 200 एडी तक, यानी कि 2000 साल लग गए थे लिखने में। क्या लिखने में? मनुस्मृति को लिखने में। उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक गोत्र एक डैश के नाम पर होता है। तो आपसे पूछ रहा है गाइस आपके जो गोत्र होता है, क्या होता है आपका जो गोत्र होता है? जैसे कि हर किसी में गोत्र होता है, आप लोग को पता होगा हर किसी का गोत्र होता है। कोई बोलता है कि मैं चंडेल हूँ, कोई बोलता है कि मैं चौहान हूँ, कोई बोलता है मैं ठाकुर हूँ, कोई बोलता है कि मैं कुछ हूँ, है ना? तो कोई बोलता है मैं मेहताज हूँ, कोई बोलता है गोयल हूँ। तो ये सब क्या होते हैं? गोत्र होते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि जो गोत्र के नाम रखे गए थे किसके बेस पे रखे गए थे? तो गाइस ऑप्शन नंबर है आपका वैदिक ऋषि,
ऑप्शन नंबर बी है ब्राह्मण समुदाय, ऑप्शन नंबर सी है गाइज आप लोगों का धर्मगुरु, और ऑप्शन नंबर डी है गाइज आप लोगों का उपरोक्त सभी। तो गाइज का जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए वैदिक ऋषि। तो गाइज जितने भी यहाँ पे गोत्र लिखे गए हैं वो गोत्र बने हैं वो किसके नाम पे बने हुए हैं? वैदिक ऋषि के नाम पे बने हुए हैं। किसके नाम पे बने हुए हैं? वैदिक ऋषि के नाम पे। उसके बाद गाइज आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन शासक डैश भारत पर शासन करते थे। तो आपसे पूछ रहा है कि जो सातवाहन शासक थे गाइज कौन? सातवाहन। तो वो कहाँ पे रूल करते थे? तो गाइज ऑप्शन नंबर है उत्तर भारत, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर सी है गाइज आप लोग का दक्षिण पश्चिम भारत, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइज जो सातवाहन शासक थे ना वो कहाँ पे रूल करते थे? दक्षिण पश्चिम के एरिया में। कहाँ रूल करते थे? दक्षिण पश्चिम के एरिया में क्या करते थे? रूल करते थे। जबकि उत्तर भारत में गाइज कौन रूल कर रहा था उस टाइम पे? कुषाण शासक रूल करते थे। कौन करते थे? कुषाण शासक। ठीक है गाइज। उसके बाद देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज इसके पास किस उपनिषद से आचार्यों और शिष्यों की पीढ़ियों की सूची मिलती है? तो आपसे पूछ रहा है ऐसा गाइज कौन सा उपनिषद है जहां से हमें जो भी गुरु है उनके शिष्य उनकी सूचियां मिलती है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, जिसमें से कई लोगों को उनके मातृ नाम से निर्दिष्ट किया गया है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है जरा, ये क्वेश्चन का आप लोग का आंसर भी पता नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है गाइस मैत्रानी उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी है गाइस आप लोग का बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी है गाइस आपका श्वेताश्वर उपनिषद, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बृहदा बृहदारण्यक उपनिषद। तो गाइस उसमें ना आचार्यों और शिष्यों के बीच में जो उनकी पीढ़ियां चलती आ रही थी ना पहले से ही सनातन धर्म में, तो वो इस वाले उपनिषद में लिखी गई है। उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। तो आपसे पूछ रहा है कौन से राजा थे जिनको उनके माता के नाम से जाना जाता था? क्योंकि आपको पता है कि हमारे समाज में बच्चे को उसके पिता के नाम से जाना जाता है, बट एक कुल ऐसा था हमारे यहाँ पे राजाओं का जिसमें उन्हें माताओं के नाम से जाना जाता था। तो गाइस ऑप्शन नंबर है आप लोगों का कुषाण, ऑप्शन नंबर बी है शक, ऑप्शन नंबर सी है सातवाहन, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो सातवाहन राजा थे ना उनको हम लोग मातृ नाम मतलब वो लोग अपने नाम के पीछे किसका नाम लगाते थे? अपनी माता का नाम लगाते थे। किसका नाम लगाते थे? माता का नाम लगाते थे। देन उसके बाद आप गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका उल्लेख किस देश में किया गया? तो आपसे पूछ रहा है गाइस जितने भी आपके चार वर्ण है, तो गाइस आप लोग के चार वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, उसके बाद आपका क्षत्रिय, उसके बाद गाइस आप लोग का वैश्य, उसके बाद है गाइस आप लोग का शूद्र। कौन है? शूद्र। तो गाइस सबसे नीचे कौन माने जाते हैं हमारे समाज में? शूद्र लोग, यानी कि जो छोटा काम करते हैं। और सबसे ऊपर का दर्जा किसको मिला है समाज में? ब्राह्मणों को मिला है, जो क्या काम करते हैं? यज्ञ करवाते हैं। क्या करवाते हैं? यज्ञ करवाते हैं। उसके अलावा शासन करना और ये शासन करने का काम कौन करता था? क्षत्रिय करते थे। उसके अलावा व्यापार करने का काम कौन करता था? वैश्य करते थे। और शूद्र वगैरह का इसको उनका क्या काम करते थे? तीनों वर्णों की सेवा करते थे। क्या करते थे? तीनों वर्णों की सेवा करने का काम इनका होता था। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि चारों वर्णों का उल्लेख कहाँ पे लिखा गया है, कौन सी बुक में लिखा गया है? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है धर्मसूत्र, ऑप्शन नंबर बी है धर्मशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो चारों वर्णों का उल्लेख है वो हमें कहाँ पे मिलता है? धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करो। तो आपसे पूछ रहा है कि जो आपके चार वर्ण है उनमें सबका क्या क्या काम है? तो आपसे पूछ रहा है कि देखो ब्राह्मण क्या काम करते हैं? यज्ञ करवाना और वेदों को पढ़ना, है ना। उसके बाद भाई क्षत्रिय का काम करते हैं? न्याय करना और लोगों की सुरक्षा करते हैं, यानी कि राजा होते हैं। और आपको बोला भी गया था कि देखो राजा कौन बन सकता है? क्षत्रिय बन सकता है। थर्ड क्वेश्चन है गाइस आप लोग का वैश्य का काम करते थे कृषि करना और व्यापार करना, जबकि शूद्र लोग क्या काम करते थे? तीनों वर्णों की सेवा करते थे। देखो गाइस हमारे इंडिया में ना जाति तो अनगिनत है। क्या है? अनगिनत है। बट हमारे यहाँ पे वर्ण कितने हैं? सिर्फ चार। कितने हैं? चार। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैवीय व्यवस्था को प्रमाणित करने के लिए किस वेद का उदाहरण दिया जाता है? मतलब कि जो आपके देवी देवता है ना गाइस, देवी देवताओं के बारे में किसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देवता को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, उनके लिए क्या करना चाहिए, है ना, उनकी पूजा कैसे की जाती है, ये सब कौन से वेद में लिखे गए हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो गाइस ऑप्शन नंबर है आपका ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी है सामवेद, और ऑप्शन नंबर डी है गाइस आप लोग का अथर्ववेद।
तो गाइस जो देवी व्यवस्था है ना, यानी कि देवों के बारे में जानकारी या उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, सब किस में लिखा गया है? ऋग्वेद में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? ऋग्वेद में। तो गाइस आपके टोटल कितने वेद है? 4 वेद। और गाइस ये कब लिखे गए थे? वैदिक काल में। कब लिखे गए थे? वैदिक काल में लिखे गए थे। कब लिखे गए थे गाइस? वैदिक काल में इसको लिखा गया था। जबकि आपको पता है कि वैदिक काल को 2 भाग में बाँटते हैं, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। क्या? सॉरी, वैदिक काल को 2 भाग में बाँटते हैं गाइस, ऋग्वैदिक काल और आपका उत्तर वैदिक काल। ये लोग आप लोग सेकंड चैप्टर पढ़ के आ चुके हो, उत्तर वैदिक काल। ठीक है गाइस? तो ऋग्वैदिक काल में आपकी ऋग्वेद की रचना हुई थी। किसकी रचना हुई थी? ऋग्वेद की। जबकि उत्तर वैदिक काल में आपकी बाकी वेदों की रचना हुई थी। जैसे कि आपका यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार कहीं से भी क्वेश्चन घूम जाता है, समझ नहीं आता कहाँ से आए क्वेश्चन। तो गाइस इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है आपका? 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी। पर इसका जो टाइम पीरियड है गाइस वो क्या है आपका? 1500 ईसा से लेके 600 ईसा पूर्व। कितना है? 1500 से 600 ईस्वी, ईसा पूर्व के आसपास है। ठीक है गाइस? उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, चांडाल के कर्तव्यों की सूची डैश में मिलती है। तो भाई चांडाल कौन होते थे? तो देखो, हमारे समाज में ऐसे लोग जो ना अछूत थे। क्या थे? अछूत थे, मतलब जिनको टच करना अशुभ माना जाता था। तो ऐसे लोगों को पहले के टाइम पे क्या बोलते थे? चांडाल बोलते थे। क्या बोलते थे? चांडाल। तो आपसे पूछ रहा है कि चांडाल क्या काम करेंगे, ये कहाँ पे लिखा गया है? तो भाई चांडाल क्या काम करते थे वैसे? जैसे कि अंतिम संस्कार करते थे, यानी कि शमशान घाट में रहते थे ये लोग, है ना? उसके अलावा इनका काम क्या था? कूड़े मतलब कूड़ा साफ करने का काम करते थे ये लोग। तो गाइस ये सब काम ना हमारे समाज में बहुत छोटा माना जाता है। तो जो लोग ये सब काम करते हैं ना उनको अछूत माना जाता है कि यानी कि छूना नहीं चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो लोग काम करते हैं, मतलब ये लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, ये कौन से वेद में लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है वेदों में, ऑप्शन नंबर बी है मनुस्मृति में, ऑप्शन नंबर सी है आपका उपनिषद में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस चांडालों के कर्तव्य किस में लिखे गए हैं? तो आपको पता होना चाहिए। तो गाइस किस में लिखे गए हैं? उपनिषद में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? उपनिषद। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए कि चांडाल कौन होते हैं, है ना? निषाद कौन होते हैं? तो गाइस देखो, निषाद कौन होते थे? जैसे जो लोग जंगल में रहते थे उनको हम लोग क्या बोलते थे? जंगल में रहने वालों को क्या? जंगल में रहने वालों को हम लोग क्या बोलते थे? निषाद बोलते थे। क्या बोलते थे? निषाद। और जो लोग अछूत होते थे उनको क्या बोलते थे हम लोग? चांडाल। तो गाइस ये लोग गांव के बाहर रहते थे। कहाँ रहते थे? गांव के बाहर रहते थे। इनको गांव में आने की अनुमति नहीं थी। और गाइस जब ये लोग गांव में आते थे तो इनको ना प्लेट बजा के आना पड़ता था। इनको कुएं से पानी भरना अलाउड नहीं था, है ना? मंदिर में जाना अनुमति नहीं थी इनको। उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांडालों के बारे में कौन सा कथन गलत है? आपसे पूछा ना कौन सा गलत है। तो मैंने आपको बताया था कि ये लोग गांव के बाहर रहते थे, जो फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा गाइस लोहे के आभूषण पहनते थे। आपको पता है कि लोहे के आभूषण पहनते थे। और यज्ञ में भाग लेना, तो आपको पता है कि गाइस ये लोग कहीं भी मंदिर मंदिर वगैरह में, अनुष्ठान वगैरह में, यज्ञ वगैरह में इनको बैठने की अनुमति नहीं थी। तो कौन सा आंसर आपका ठीक है? यज्ञ में भाग लेना। क्योंकि बाकी तीनों काम तो ये लोग करते थे, सिर्फ क्या नहीं करते थे? यज्ञ में भाग लेने का काम नहीं करते थे। ठीक है? उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अस्पृश्य को सड़क पर चलते हुए करताल बचाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, है ना? तो ये कथन किस चीनी भिक्षु ने बोला था? तो गाइस एक भिक्षु आया था इंडिया में, उसने देखा कि जो अछूत लोग हैं वो ना सड़क पर चलते समय ना करताल बजाते हैं। करताल क्या होता है गाइस? बर्तन, यानी कि थाली। क्या बजाते थे? थाली बजाते थे। तो वो भिक्षु सोच रहा था कि जब ये लोग गांव में आते हैं ये लोग थाली क्यों बजाते हैं, है ना? तो ये बात कौन से चीनी भिक्षु ने बोली थी? तो गाइस ऑप्शन नंबर है आप लोगों का हेनशोंग, ऑप्शन नंबर बी है आपका फाशियन, ऑप्शन नंबर सी है श्वेतांग और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस फाशियन इंडिया में आया था। इसने ये बात बोली थी कि इंडिया में जो अछूत लोग हैं ना वो लोग सड़क पर चलते समय ना करताल बजाते हैं। अच्छा, वो करताल क्यों बजाते हैं? आप लोग सोचते होंगे ये लोग करताल क्यों बजाते हैं? तो गाइस करताल बजाने का रीजन ये था ताकि ना लोग अपने घर के अंदर रहे, उनको ना देख ले, क्योंकि उनको देखना भी अशुद्ध माना जाता था। मतलब जो चांडाल लोग थे उनको देखना भी हमारे समाज में अछूत था। इसलिए वो लोग बर्तन बजा के घुसते थे ताकि हर लोग अपने घर में रहे, ताकि कोई भी इनसे टच ना कर जाए और ना इनको देख ले। ठीक है? उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आप लोगों का, अष्टध्यायी किसने लिखी थी? अष्टध्यायी गाइस एक बुक है, वो किसने लिखी थी आपसे पूछ रहा है। ठीक है?
तो गाइस ऑप्शन नंबर है आप लोगों का पाणिनि, ऑप्शन नंबर बी है बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी है विष्णुगुप्त और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस अष्टाध्यायी जो बुक है वो किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। किसने लिखी थी? पाणिनि ने। ठीक है गाइस, किसने लिखी थी? पाणिनि ने। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, आख्यान में डैश मिलता है। तो गाइस आख्यान में बुक है, आपसे पूछ रहा है कि इस बुक में क्या लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर है उपदेश और शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक आचार विचार, ऑप्शन नंबर सी है गाइस आप लोगों का कहानियों का संग्रह है और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस आख्यान में जो बुक है ना उसमें सिर्फ आपको कहानियां मिलती है। क्या मिलती है? कहानियां। उसके बाद है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन थे? यानी कि महाभारत मूल रूप से किसने लिखी थी? तो गाइस ऑप्शन नंबर है आप लोगों का भारसारथी, ऑप्शन नंबर बी है सुत, ऑप्शन नंबर सी है व्यास जी और ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो ये जो इसके महाभारत के मूल रचयिता थे वो भाट सारथी और सुत जी दोनों थे। कौन थे? भाट सारथी और सुत जी, ये दोनों लोग थे। उसके बाद गाइस आप लोग का है कि श्री कृष्ण को डैश का रूप बताते थे। आपसे पूछ रहा है श्री कृष्ण किसके रूप थे? ये सबको पता होना चाहिए। इतना तो आप लोग के पास नॉलेज होनी चाहिए गाइस, क्योंकि आप लोग इंडिया में रह रहे हो। इतना तो आपको पता है कि कृष्ण जी किसके अवतार थे, है ना? राम जी किसके अवतार थे, ये सब चीजें तो पता होनी चाहिए आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर है गाइस आप लोगों का इंद्र, ऑप्शन नंबर बी है ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर सी है विष्णु और ऑप्शन नंबर डी है शिव। तो गाइस श्री कृष्ण जी किसके भक्त थे, मतलब किसके अवतार थे? तो विष्णु जी के अवतार थे। जबकि गाइस राम जी भी आपके विष्णु जी के ही अवतार थे। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आप लोगों का, साहित्य की परंपरा में महाभारत के रचयिता कौन थे? मतलब आपसे पूछ रहा है जब साहित्य इसका लिखा गया था तब महाभारत के रचयिता कौन थे? तो गाइस ऑप्शन नंबर है आप लोगों का भाट सारथी, ऑप्शन नंबर बी है सुत, ऑप्शन नंबर सी है व्यास जी और ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो गाइस देखो अगर आपसे मूल पूछे कि महाभारत के मूल रचयिता कौन थे, तब तो भाट सारथी और सुत जी थे। ठीक है। बट इसकी साहित्य की रचना यानी कि इसको बुक में कन्वर्ट किसने करा था? तो गाइस इसको इसकी जो बुक थी वो किसने लिखी थी? महर्षि वेद व्यास जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? महर्षि वेद व्यास जी ने लिखी थी। जबकि गाइस आपकी रामायण किसने लिखी थी? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किसने लिखी थी गाइस? वाल्मीकि जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने लिखी थी। उसके बाद देखो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन कब किया गया था? तो गाइस आपको पता है कि जो कौरव और पांडव थे वो कहाँ पे रूल करते थे? हस्तिनापुर में रूल करते थे, है ना? तो आपसे जब मेरठ जिले में जो हस्तिनापुर है इस गांव का उत्खनन कब किया गया, यानी कि रिसर्च कब किया गया कि यहाँ पे कौरव और पांडव सच में थे भी कि नहीं थे, इस चीज का। तो गाइस ऑप्शन नंबर है आप लोग का 1946 टू 47, बी है आपका 1948 टू 49, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1951 टू 52 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो हस्तिनापुर नामक गांव था ना जहाँ पे महाभारत मेन मतलब वहाँ के लोग थे, तो ये जो इसके गांव का उत्खनन कार्य कब किया गया था? 1952 में किया गया था। तो गाइस यहाँ पे हमें लाल कलर की मिट्टी भी मिली थी। उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन किस पुरातत्व विदा के द्वारा किया गया था? यानी कि जो उत्खनन कार्य गाइस हस्तिनापुर में कराया गया था वो किसने करवाया था? कौन से पुरातत्वविद थे जिन्होंने करा था? तो गाइस ऑप्शन नंबर है आपका अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी है एस एन राव, ऑप्शन नंबर सी है बीबी लाल और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो मेरठ जिले में हस्तिनापुर नामक जगह का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? बीबी लाल ने कराया था। किसने कराया था? बीबी लाल ने। जबकि गाइस अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? हमारे मतलब भारतीय इतिहास का राष्ट्रपिता थे। कौन थे? भारतीय इतिहास के राष्ट्रपिता थे, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले हमारे इतिहास के उत्खनन मतलब इतिहास को पढ़ने की शुरुआत की थी। किन्होंने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। उसके बाद देखो तो गाइस देखो ये किस तरह डायरेक्टर थे आपसे पूछ सकता है। तो गाइस ये भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे। तो पहले डायरेक्टर थे। कौन थे? पहले डायरेक्टर थे। कौन थे? पहले डायरेक्टर थे। और भारतीय पुरातत्व विभाग की गाइस स्थापना कब हुई थी? 1861 में। और क्यों हुई थी गाइस? हमारे जो भारतीय इतिहास थी उसकी दोबारा से जांच पड़ताल करने के लिए। ठीक है गाइस। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? कलकत्ता में है। कहाँ पे है? कलकत्ता में है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो गाइस आपको पता है कि त्रिपिटक तीन बुक्स वाली एक बुक थी जो आपसे पूछ रहा है किस धर्म से थी। तो ऑप्शन नंबर है जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी है गाइस आपका हिंदू धर्म और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो त्रिपिटक है किस धर्म से रिलेटेड थी? तो गाइस बौद्ध धर्म की बुक थी।
किसकी धर्म थी? बौद्ध धर्म की। तो गाइस त्रिपिटक तीन कटोरी मतलब इसको बोलते हैं तीन टोकरी का समूह था। क्या था? तीन टोकरी बोलते हैं इसको, यानी कि इसमें तीन बुक्स थी। कौन कौन सी? विनय पिटक, सुत्त पिटक, आपको पता होना चाहिए अगर आ जाए एग्जाम में। सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। कौन है? अभिधम्म पिटक। ठीक है गाइस, तो ये तीन बुक्स थी जो किस में लिखी गई है? बौद्ध धर्म में लिखी गई है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और गाइस बौद्ध धर्म की स्थापना किसने करी थी? गौतम बुद्ध ने करी थी। किसने करी थी? गौतम बुद्ध ने। और गाइस गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है, तो गाइस आपसे पूछ सकते हैं कि इनको ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को? तो कहाँ पे प्राप्त हुआ था गाइस इनको ज्ञान? बोध गया में। कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। और इनको इन्होंने अपना पहला जो प्रवचन दिया था वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। और आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो गाइस कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, तो गाइस देखो मैं हर एक क्वेश्चन से जो भी आपको इंपॉर्टेंट और कुछ बन सकता है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चरक संहिता। तो गाइस आपसे पूछ रहा है कि जो चरक संहिता थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? क्या? चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? तो अच्छा क्वेश्चन है गाइस, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आपको पता होना चाहिए तो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो देखो ऑप्शन नंबर है गाइस आप लोग का, इस चरक संहिता में किसका वर्णन किया गया है? तो गाइस ऑप्शन नंबर है आप लोगों का आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का। ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों का संस्कृत व्याकरण का। ऑप्शन नंबर सी है गाइस आप लोगों का धर्म का। और ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों का इनमें से कोई नहीं। तो गाइस देखो चरक संहिता में हमें क्या बताया गया है? तो गाइस चरक संहिता में हमें आयुर्वेदिक जो आपकी जड़ी बूटियां होती है ना उसके बारे में बताया गया है। तो आप लोग देखो, आप लोग जड़ी बूटियां मतलब कोई आयुर्वेदिक लोग दवाइयां यूज करते होंगे ना जो हानिकारक नहीं होती है ना? क्या? जो हानिकारक नहीं होती है हमारे शरीर के लिए। तो आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सी बुक में लिखी गई थी, कि वो दवाइयां बनती कैसे हैं? तो किस में लिखी गई है? चरक संहिता में। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एकलव्य की कथा डैश संबंधित है। तो गाइस आपको पता है कि एकलव्य किसके शिष्य थे? किसके शिष्य थे गाइस? मतलब किसके शिष्य बनना चाहते थे? द्रोणाचार्य के शिष्य बनना चाहते थे। तो उन्होंने दान में द्रोणाचार्य को क्या दिया था गाइस? अपना अंगूठा काट के दिया था। क्या दिया था? अपना अंगूठा काट के दिया था। तो आपसे पूछ रहा है कि एकलव्य की जो कथा है वो आपको कौन से ग्रंथ में मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए है महाभारत, ऑप्शन नंबर बी है रामायण, ऑप्शन नंबर सी है मनुस्मृति और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो एकलव्य की कथा है वो हमें कहाँ से मिलती है? रामायण से मिलती है ना? तो गाइस आपको पता है कि द्रोणाचार्य गुरु थे। किसके गुरु थे? अर्जुन के गुरु थे। तो गाइस देखो मतलब आपको ये और द्रोणाचार्य को भी पता था कि जो एकलव्य बहुत अच्छा शिष्य है, क्योंकि जो एकलव्य का देखो क्या था, वो एक निषाद था, जंगल में रहता था। क्या रहता था? जंगल में। तो इसकी वजह से ही द्रोणाचार्य उनको शिक्षा प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, दे नहीं सकते थे, क्योंकि ना हमारे धर्म सूत्र में नहीं लिखा गया है कि निषाद को शिक्षा देने का अधिकार है। ठीक है, तो द्रोणाचार्य ने इसलिए एकलव्य को शिक्षा नहीं दी थी। बट एकलव्य से उन्होंने ना दान में मतलब शिक्षा के रूप में उन्होंने उनसे अंगूठा मांग लिया था। क्यों मांग लिया था? ताकि जो क्योंकि ताकि अर्जुन जितना शक्तिशाली कोई धनुर्धर ना बन जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो अर्जुन थे बहुत शक्तिशाली धनुर्धर थे, मतलब धनुष चलाने में बहुत अच्छे थे। तो उनसे अच्छा कोई ना बन जाए, इसलिए एकलव्य से उन्होंने अंगूठा मांग लिया, ताकि एकलव्य कभी भी अच्छा ना बन पाए तीरंदाज। उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का वर्णिक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है जो वर्णिक शब्द का प्रयोग है किसके लिए किया रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए गाइस आप लोगों को कारीगर, ऑप्शन नंबर बी है किसान, ऑप्शन नंबर सी है व्यापारी और ऑप्शन नंबर डी है अधिकारी। तो गाइस वर्णिक शब्द का भी प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? व्यापारी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? व्यापारी के लिए। उसके बाद गाइस आपसे पूछ रहा है कि जो बीबी लाल थे, कौन? बीबी लाल, जिन्होंने हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य करवाया था। क्या करवाया था? उत्खनन कार्य करवाया था। कब कराया था? 1952 से 1951 से 52 के बीच में। ठीक है, और क्या कराया था? यहाँ का उत्खनन कार्य कराया था। तो आपसे पूछ रहा है कि जब उन्होंने उत्खनन कार्य कराया तो हस्तिनापुर में आबादी के कितने स्तर के साक्ष्य मिले थे? यानी कि जब उन्होंने खुदाई करवाई तो वहां पे उन्होंने कितने लोगों की उनकी लाशें मिली, मतलब कितनी पीढ़ियां वहां पे उनको दिखी? तो ऑप्शन नंबर है 4, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 5 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 5। ठीक है, क्योंकि 5 पीढ़ियां हमें मिली थी उसमें, यानी कि जो हस्तिनापुर के नीचे वहां पे 5 जनरेशन की हड्डियां दबाई गई थी। ठीक है, उसके बाद देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, महाभारत का जो युद्ध है वो कहाँ पे हुआ था? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है पानीपत, ऑप्शन नंबर बी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है हस्तिनापुर और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो महाभारत का युद्ध था वो कहाँ पे हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो भी करंट में कहाँ पे है? हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो ऑप्शन नंबर ए है 14 दिन तक, ऑप्शन नंबर बी है 16 दिन तक, ऑप्शन नंबर सी है 15 दिन तक और ऑप्शन नंबर डी है 18 दिन तक। तो गाइस जो महाभारत का युद्ध था कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। कितने दिन तक? 18 दिन तक। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इतिहासकार किसी ग्रंथ के विशेष विश्लेषण करते समय किन पहलों का ध्यान रखते थे? यानी कि गाइस जब भी कोई इतिहासकार किसी ग्रंथ को पढ़ते थे या देखते थे तो किस किस चीजों का ध्यान रखते थे? पहला तो वो किस भाषा में लिखा गया है ना? ऑप्शन नंबर बी, वो किस टाइम पीरियड में लिखी गई थी, है ना? जब भी आप कोई बुक देखोगे तो देखोगे ना कि वो कौन से टाइम पीरियड में लिखी गई थी और कब लिखी गई थी। तीसरा क्या जानोगे कि उसको किसने लिखा था? तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत ग्रंथों में जाति शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? किसके लिए? जाति शब्द। तो गाइस देखो कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम लोग? मैं आपको बता देती हूँ। कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? परिवार के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? परिवार के लिए। जबकि जाति शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो ऑप्शन नंबर है स्थान, ऑप्शन नंबर बी है बांधव, ऑप्शन नंबर सी है परिवार और ऑप्शन नंबर डी है समुदाय। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? कोई बताएगा मुझे? जाति शब्द का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो बांधव के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? बांधव के लिए। यानी कि आप इस जाति से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद देखो अगर आपको एग्जाम में बांधव नहीं गिवन होता तो इसका आंसर आपका समुदाय भी हो सकता है। ठीक है गाइस। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डैश को शंका की दृष्टि से देखा जाता था, इन्हें असंस्कृत भाषी मलिच कहा जाता था। तो देखो आपसे पूछ रहा है ऐसे कौन से लोग थे जिनको भारत में एक तो शंका की नजर से देखते थे, ऊपर से ऐसे लोगों को ना तो हमारी भाषा आती थी यानी वो संस्कृत नहीं बोल सकते थे, इसलिए उनको हम लोग क्या बोलते थे? मलिच बोलते थे। क्या बोलते थे? मलिच। यानी कि जिनको संस्कृत नहीं आती थी उनको हम लोग क्या बोलते थे? मलिच बोलते थे। तो आपसे पूछा है किनको बोलते थे? तो ऑप्शन नंबर है यायावर लोग, ऑप्शन नंबर बी है दलित लोग, ऑप्शन नंबर सी है क्षत्रिय लोग और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो यायावर लोग थे जो बाहर से इंडिया में आए थे, कहाँ से? दूसरे देशों से भारत में आए थे, तो उनको हम लोग क्या बोलते थे? मलिच बोलते थे। क्या बोलते थे? मलिच। उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति डैश पर आधारित है। तो गाइस जाति किस पर आधारित होती है? तो ये सबको पता है, आप जिस भी कुल में जन्म लोगे उसी धर्म की आपको जाति अपनानी पड़ेगी, है ना? आपसे पूछ रहा है कि गाइस दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है गाइस? तो महाभारत है। इतना बड़ा रामायण भी नहीं जितनी बड़ी आपकी महाभारत है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन डैश हो गया। तो गाइस देखो जैसे जैसे समाज बदलने लगा, नगर बनने लगे, लोगों की सोचों में बदलाव आने लगे, तो इससे क्या हुआ? तो गाइस देखो हमारा जो समाज है और भी ज्यादा क्या होने लगा? जटिल होने लग गया। क्या होने लग गया? जटिल होने लग गया। क्योंकि पहले लोग ना जो ब्राह्मण के द्वारा लिखी गई पुस्तकें थी उसको मानते थे, पर अब लोग धीरे धीरे पढ़ने लिखने लगे हैं, तो लोग अब किसी भी धर्म जाति को धीरे धीरे मानना कम कर चुके हैं। ठीक है गाइस। तो अब आपको ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है गाइस। तब भी अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग मेरे से कमेंट में पूछ लेना। ठीक है। और कोशिश करूंगी गाइस कि मैं होपफुली प्री बोर्ड से पहले आपके हर एक चैप्टर की एमसीक्यूज को प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आप लोग को एग्जाम टाइम पे दिक्कत ना हो, है ना? क्योंकि आप लोग जितना मेहनत आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में कर रहे हो उतनी ही मेहनत आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी करो। और मैं कोशिश करूंगी कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की वीडियो ला के दूँ। ठीक है गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस मत भूलना, और अपने दोस्तों को भी गाइस शेयर कर देना। थैंक यू एवरीवन।